हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आज हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ करंट अफेयर्स। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो एग्जाम आने से पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं सारे यहाँ कवर कराऊंगा, जिसमें पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट जैसे टॉपिक्स रहेंगे। आपको क्या करना है, इसके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लेते हैं, स्टडी IQ से कुछ भी परचेस करते हैं, तो आप सिक्का33 कोड को यूज़ कीजिए। इस कोड से आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड के ज़रिए आप बाकी कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉलिटी क्या हम करंट अफेयर्स कर रहे थे, हम अभी तक 11 टॉपिक्स कर चुके हैं। 12th टॉपिक की हम यहाँ बात करेंगे। 12th टॉपिक बात करता है मिनरल एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट, सेकंड अमेंडमेंट रूल 2021। देखिए, मिनरल एक्सकेवेशन को लेके, यहाँ पे माइनिंग को लेके कुछ नए रूल्स लाए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नोटिफाई किया है इन रूल्स को, और जो पुराने 2015 के रूल्स थे उनको अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट को बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करके, इंडस्ट्री के साथ कंसल्ट करके, माइनर्स के साथ कंसल्ट करके किया गया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट यहाँ पे देखा जा रहा है। आइडिया यहाँ पे ये है कि आइडेंटिफाई किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल ब्लॉक्स को, जिससे कि हम एक्सकेवेशन या माइनिंग जो है वो फास्ट ट्रैक कर पाएंगे। और फिर उसके बाद ऑक्शन के लिए जो भी ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, इससे क्या होगा कि एक्सप्लोरेशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो क्वालिटी है मिनरल्स की वो भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस मिनरल सेक्टर में आपके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। आपको याद होगा, इस बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर भी यहाँ पे मिनरल जो एक्सप्लोरेशन है वो इतना क्विक क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, या इतना बेटर क्यों नहीं है, या फिर अगर ऑस्ट्रेलियन कंपैरिजन की बात करें तो क्यों अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे यही बात है कि बहुत सारे बॉटलनेक्स, इन सब बॉटलनेक्स को इन अमेंडमेंट्स के जरिए क्लियर किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले है कि कोई भी पर्सन अगर वो कंपोजिट लाइसेंस लेना चाहता है, तो वो अपना प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे दे दे। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब है पूरे एरिया की माइनिंग का लाइसेंस लेना चाहता है। इससे क्या होगा, एक मिनरल पोटेंशियलिटी वाला एरिया जो है, ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे जियो साइंस का सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी और साइंस का या साइंटिफिक डेटा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, रिसोर्सेज को मैप किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है मिनरल के लाइसेंसेस या फिर इस माइनिंग के लाइसेंसेस दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है कंसल्टेशन के लिए पूछा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है कमिटी के, इनफैक्ट एक कमिटी के सामने अपना कंसल्टेशन जो है वो रख सकती है। इसके अलावा मिनरल पोटेंशियलिटी देखी जाएगी किसी भी एरिया की। कमिटी जो है अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन दे सकती है, नोटिफिकेशन दे सकती है। जैसे जैसे ऑक्शन का नोटिस आएगा वैसे ऑक्शन होगा। आइडिया बस यही है कि कमेटी जो है वो ऑक्शन को फास्ट ट्रैक करेगी, इससे ऑक्शन जो है अवेलेबल होगा, या प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होगा, और अल्टीमेटली जो लोग हैं या फिर जो भी यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व हैं माइनिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको जल्दी से लाइसेंसेज मिल जाएंगे। कमेटी यहाँ पे कुछ पावर्स भी रखती है कि वो रिकमेंड भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकती है प्रपोजल को 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 60 डेज के अंदर अंदर वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली अगर लेटर से ऑक्शन के लिए आ जाता है कमेटी का रिस्पॉन्स, तो ऑक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, रिजेक्शन आएगा तो रिजेक्शन कर देगी। आइडिया देखिए क्या है, यहाँ पे 60 डेज के अंदर अंदर उस कमेटी को डिसीजन लेना होगा, यानी एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। मतलब जो माइनिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, या फिर कहें जो माइनिंग के ब्लॉक्स का यहाँ पे आवंटन है, जिसे हम एलोकेशन कहते हैं, उसमें काफ़ी समय लग जाता था। इनफैक्ट यही एक रीज़न है, ये एक बॉटलनेक भी बताया गया था कि हमारा जो माइन एंड मिनरल एक्ट आया था 2015 वाला, उसमें सारे बॉटलनेक्स थे कि माइनिंग के लिए अगर कोई लाइसेंस अप्लाई करता तो उसे काफ़ी समय लग रहा था। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर कमिटी को एप्लीकेशन क्लियर करनी होगी, उनको बताना होगा कि क्या वो एक्सेप्ट कर रही है या फिर वो रिजेक्ट कर रही है। सबसे बड़े तो ऑक्शन रूल में जो अमेंडमेंट्स है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी यहाँ पे जो पर्सन है लेटर से वो प्रपोज करता है, या फिर वो नोटिफिकेशन के लिए कहता है कि मुझे ऑक्शन ये चाहिए, ठीक है, या फिर उस ऑक्शन के लिए नोटिफाई जो ऑक्शन है, नोटिफाइड है, उसके लिए वो अप्लाई करता है, तो उसको एक इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव क्या होगा, सिर्फ आधा बिड का पैसा ही उसको सिक्योरिटी की तरह जमा करना होगा, बाकी पैसा जो है वो एक्सप्लोरेशन में यूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। लॉन्ग रन में लोगों का पैसा फंस जाता था। क्या होता था, एक्सप्लोरेशन की बिड के नाम पे, प्रपोजल के नाम पे, नोटिफिकेशन के नाम पे सरकार सारा पैसा ले लेती थी, फिर 7, 8, 10 महीने लग जाते थे, पैसा वो फंसा रहता था। कई लोग क्या करते हैं, पैसा इंटरेस्ट पे लेते हैं, ठीक है, ऑक्शंस के लिए, और फिर उसके बाद 8-9 महीने के बाद अगर ऑक्शन कैंसिल हो गया तो उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना पड़ता। तो इससे ना बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज नहीं फील करते थे। तो यहाँ पे इनकरेजमेंट जो है वो भी मिलेगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंपटीशन जो है सेक्टर में प्रमोट होगा। अच्छा, मिनरल के लिए हमने रिसेंटली एक पॉलिसी भी हम 2019 में लेके आए थे, नेशनल मिनरल पॉलिसी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल रहेगा। जो भी आपके
यहाँ पे पॉलिसी या फिर जो भी आप कहें कि जो ऑक्शन होल्डर्स हैं या फिर जो भी लाइसेंस परमिट होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनके पास परमिट है वो राइट ऑफ रिफ्यूज़ल दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करे। सबसे बड़ा तो जो ऐसे एरियाज अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं उन्हें सरकार रेवेन्यू बेसिस पे लेके आए, ठीक है। अगर उसमें से कुछ निकलेगा तो सरकार को मिलेगा, अगर उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, देखो क्योंकि जो नए जो जिस यहाँ पे कहा जा रहा है जो वर्जिन एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करती है और उसके बाद एक्सप्लोरेशन में से कुछ नहीं मिलता तो उसका लॉस हो जाता है। तो ये कहा गया कि जितने भी इस तरह के एरियाज़ हैं उसको रेवेन्यू बेसिस पे चलाएं, ठीक है। सरकार कोई लाइसेंस नहीं लेगा, उसकी कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं लेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसमें से एक्सप्लोरेशन होगा, कुछ प्रॉफिट होगा तो सरकार को मिल जाएगा। साथ ही साथ बड़ी बड़ी जो एंटिटीज़ हैं उसका मर्जर एक्विजिशन करें जिससे कि एक्सप्लोरेशन फास्ट हो, ट्रांसफ़र हो सके माइनिंग लीज की, ठीक है। मिनरल कॉरिडोर्स बने, एक जगह से लेटेस्ट से जो ट्रक्स हैं, ठीक है, अगर वो एक जगह से मिनरल्स उठा रहे हैं तो जल्दी से वो लेके उसको पोर्ट तक पहुंच पाए। मिनरल कॉरिडोर्स बने जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में माइनिंग एरियाज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश हो पाएँ। इनफैक्ट यहाँ पे एक बात ये भी कही गई थी कि इंडस्ट्री स्टेटस आपको ग्रांट कर देना चाहिए माइनिंग एक्टिविटी को, ठीक है। माइनिंग को हमने प्राइमरी स्टेटस में, आपने देखा अगर आप इकॉनमी पढ़ेंगे तो प्राइमरी स्टेटस का दर्जा रहता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इसको इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए। इंडस्ट्री स्टेटस से क्या बेनिफिट होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की रिबेट्स, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, बैंकों का फाइनेंस, ये सब यहाँ पे मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक इंडस्ट्री की तरह काम कर पाएगा। इनफैक्ट इससे क्या होगा कि एक्विजिशन भी प्रमोट कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में। लेटेस्ट से अदानी माइनिंग्स है वो जाके ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए बिडिंग करता है तो उसको फिर बैंक से फाइनेंस मिल पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो माइनिंग सेक्टर है वो प्रमोट होगा। सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी में लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की भी बात की गई है कि किस तरह से आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है बिजनेस में और लॉन्ग टर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलाना है। पॉलिसी ने रेशनलाइजेशन करने की बात की है रिजर्व एरियाज़ को, और साथ ही साथ ये कहा है कि आपको टैक्सेस जो है वो हार्मोनाइज करना पड़ेगा, लिवाइस हार्मोनाइज करने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर को देखो प्रमोट करना है तो टैक्सेस आपको कम करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे विन विन सिचुएशन होगी प्राइवेट सेक्टर की, एक्सप्लोरेशन की और सरकार की। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमें जाननी थी। चलते अगले टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 13 है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए हुआ क्या, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो एनजीटी है उसके पास एक यूनिक पावर है। वो क्या पावर है? सुओ मोटो की। सुओ मोटो का मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल इश्यूज़ के केस में सेल्फ डिसीजन मेकिंग कर सकती है। अब ये आपने देखा 18/10/2010 यानी 18 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश किया गया था। कैसे स्टैब्लिश किया गया था एनजीटी को? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू। तो इससे हमें पता चल जाता है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या था? काम यह है कि इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा केसेस का। कौन से केसेस का? वो केसेस जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे फंक्शंस क्या दिए गए हैं, ये कोई भी एनफोर्समेंट से रिलेटेड फंक्शन करेगा। लीगल राइट का एनफोर्समेंट होगा अगर वो राइट एनवायरमेंट से रिलेटेड है, अगर वो राइट कंपनसेशन देने से रिलेटेड है जिससे किसी पर्सन का, प्रॉपर्टी का या एनवायरमेंट का डैमेज हुआ है। साथ ही साथ इस ट्रिब्यूनल का जो जुरिस्डिक्शन है वो एनवायरमेंटल मैटर्स में ही रहेगा। आइडिया कह सकते हैं कि देश के एनवायरमेंट कोर्ट है ये, ठीक है। तो जो बाकी कोर्ट्स हैं उस पर से बर्डन कम हो जाएगा, जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें लिटिगेशन कम होगा और स्पीडी जो यहाँ पे एनवायरमेंट जस्टिस है वो डिलीवर की जाएगी। आगे बात आती है कि किस तरह से ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। देखो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, यहाँ पे एक नेसेसरी एक्सपर्टीज़ दिया हुआ है। इसके मेंबर्स आप देखेंगे तो फिर वो एनवायरमेंट मैटर्स में एक्सपर्ट्स हैं, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल किसी भी प्रोसीजर से बाउंड नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का हो। आइडिया बस ये गाइडेड रहेगा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। आइडिया बस ये है कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो अडहियर करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी ट्रिब्यूनल के पास, जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको 6 महीने के अंदर अंदर बेसिकली या कम से कम टाइम में उसको डिस्पोज ऑफ करनी है, ठीक है। तो आइडिया बस यही है कि एंडेवर करे, डिस्पोजल करे अपील्स का विद इन 6 मंथ्स। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी सीट कितनी है, बेंचेस कितनी है। देखिए जो इसकी प्रिंसिपल सीट है वो न्यू दिल्ली है। बेंचेस की बात करें तो आपको पुणे, आपको कोलकाता, चेन्नई और भोपाल जैसे एरियाज़ में 4 इसकी बेंचेस मिल जाएंगी, यानी इन 5 एरियाज़ में ये काम कर रहा है। अब आ जाता है एनजीटी के पास सुओ मोटो पावर है। तो मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है कि सुओ मोटो पावर जो है वो एनजीटी के पास है। टर्म समझ लेते हैं सुओ मोटो क्या होता है। देखिए लेटेस्ट से इस कोर्ट की, एनजीटी की ट्रिब्यूनल की बेंच ने कोई मैटर देखा
जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई ऐसा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जिसमें कोई एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे वो वेट नहीं करेगा किसी की कंप्लेंट फाइल करने का, सुओ मोटो यानी बाय इटसेल्फ वो उस कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेगा और उस पर मैटर को आगे बढ़ाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया कि सुओ मोटो पावर यहाँ पे है। अच्छा, इसके बाद क्या इसका सरकार ने प्रोविज़न दिया है, फिर सॉरी कोर्ट ने प्रोविज़न दिया। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के थ्रू राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एक राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो ऐसे में एनजीटी की ड्यूटी बन जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इस फंडामेंटल राइट को एडहियर करे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को एडहियर कर पाए, इसके लिए हमने उसको सुओ मोटो की पावर्स जो हैं वो दी हैं। अब बात कर लेते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी देखिए दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह के कोर्ट्स हैं। इनफैक्ट डेडिकेटेड एनवायरनमेंट कोर्ट है, वन ऑफ द वेरी फ्यू इन नेचर। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये सारी पावर्स इसके पास हैं। साथ ही साथ देखेंगे फॉरेस्ट लैंड हुआ, पॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ को कम करना हुआ मेट्रोज़ में, स्मॉलर टाउन्स में। जैसे कि आप देखेंगे जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो एनजीटी का एक नोटिस आ जाता है जिसमें डीजल जनरेटर्स को या इस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है और ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, जहाँ पे जो भी पर्सन पॉल्यूशन कर रहा है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एक्टिविटी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो उसको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। आइडिया यही है कि सिविल कोर्ट है, लेटर से ए पर्सन ने कोई पॉल्यूशन किया तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी और उससे पैसा जो है लिया जाएगा, भरपाई जो है कराई जाएगी। ओरिजिन की बात कहाँ से आती है, देखिए बहुत फेमस केस था एमसी मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पे पहली बार जस्टिस भगवती ने कहा कि हमें एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड कोर्ट होना चाहिए, एक ऐसा हमारे पास इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इन मैटर्स को डील करे। और वहीं से पहली बार हमें एनजीटी की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी यही कहा था कि हमारे पास एक ऐसा ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसमें जजेस भी हों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हों। इसलिए एनजीटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल मैटर्स को भी समझ पाते हैं और बाकी जो होते हैं वो टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, यानी वो एनवायरमेंटल मैटर्स को भी समझ पाते हैं। कैसे काम करता है, मेथोडोलॉजी ऑफ एनजीटी की बात करें तो 2010 का जो एक्ट है उसमें क्लियरली दिया गया है सेक्शन 19 में कि ये अपने प्रोसीजर को खुद डिसाइड करेगा। सबसे बड़ी बात है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करेगा और सिविल कोर्ट की पावर्स इसके पास रहेंगी। ये कोई भी पिटीशन जो है, अगर वो पिटीशन एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड है उसको सुनेगा और अब तो सुओ मोटो भी उस पिटीशन को ले पाएगा। साथ ही साथ ये उस पर एक्शन लेगा, जो भी इसके एक्शंस होंगे या फिर जो भी इसका फाइनल डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, उसको मानना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर ये पास करेगा और एक अथॉरिटी है कि उस ऑर्डर के थ्रू ये अपनी बात को आगे तक बढ़वाएगा या फिर अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएगा। इनफैक्ट अगर हम लैंडमार्क जजमेंट्स देखें तो काफ़ी जजमेंट्स इस तरह की आई भी हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें या हम पॉस्को जो साउथ कोरियन स्टील कंपनी थी उड़ीसा में उसकी बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इसने की है, इफेक्टिव जजमेंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट काफ़ी केसेस में क्लियरली ये बात कैटेगरी कही जा चुकी है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे काम किया जाएगा। जो भी पर्सन एनवायरनमेंट पे कोई भी डैमेज करेगा उसको उसका भरपाई कंपनसेशन देना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है, देखिए डेडिकेटेड कोर्ट है, स्पेशलाइजेशन सबसे बड़ा टाइम बाउंड डिस्पोजल है, जुडिशरी पे कम बर्डन रहता है। लेकिन एक और इशू है कि जब हम बात करते हैं एनजीटी के केसेस की तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी दोबारा से बर्डन हो जाती है। लेकिन हाँ, जो लोअर कोर्ट्स हैं उस पर बर्डन कम रहता है और एक डेडिकेटेड कोर्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट की बात करें, इसको एनजीटी के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया। तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या एनजीटी इन मैटर्स में हियरिंग कर सकता है। इनफैक्ट जहाँ कहा जा रहा था कि एक सेपरेट मतलब जो बर्डन है जुडिशरी का कम होगा, यहाँ पे एडिशनल लेयर ऑफ जुडिशरी जो है ये बना चुका है। और लिमिटेड रीजनल बेंचेस, आपने देखा 4 ही रीजनल बेंचेस हैं, उसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं एक कर्टेलमेंट रहता है। अब क्या क्या किया जा सकता है, रीजनल बेंचेस को बढ़ाया जा सकता है, लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट की तरह स्टैब्लिश की जा सकती है और वैकेंसीज इसकी फिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, वो है गवर्नर रोल इन यूनिवर्सिटीज़। देखिए कंट्रोवर्सी हुई थी केरला में जहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात चल रही थी, एक ऑलरेडी जो वाइस चांसलर थे। अब वहाँ पे गवर्नर ने ये कहा कि हम अप्रूव कर रहे हैं इस डिसीजन को, ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिसीजन था उनकी बेटर जजमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे अप्रूव किया गया था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या रोल है गवर्नर का स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में।
देखिए जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे गवर्नर एक एक्स ऑफिशियो चांसलर की तरह काम करता है। गवर्नर की जो पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो चांसलर की तरह ले डाउन होती हैं वहाँ के स्टैच्यू बुक में, ठीक है? जो यूनिवर्सिटी को चलाता है, यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का एक स्टैच्यू बुक होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। अब डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट ये है कि गवर्नर का रोल है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का, ठीक है? अब इसका एक ट्रिगर रहता है हमेशा कि क्राइसिस रहती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, जो स्टेट के सीएम होते हैं, जो स्टेट की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, वो चाहती है कि ए पर्सन को हम अपॉइंट करें, जबकि गवर्नर कहते हैं पावर मेरे पास है, मैं बी पर्सन को अपॉइंट करूंगा। तो इसको लेके एक हमेशा टसल देखा गया है। ये तो था स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या रहता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 में आया था। वहाँ पे ये क्लियर कह दिया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो विजिटर होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब रोल क्या होगा? रोल ये होगा कि वो कॉन्वोकेशंस को प्रिसाइड करेंगे। चांसलर्स जो हैं वो टाइटलर हेड्स होंगे और उनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करेंगे अपनी विजिटर की कैपेसिटी में। वीसीस को भी अपॉइंट किया जाएगा विजिटर द्वारा, ठीक है, फ्रॉम जो भी पैनल ऑफ नेम फाइनलाइज किए जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी जो यूनियन गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी। अब साथ ही साथ एक्ट ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट जो है विजिटर होंगे और इनके पास राइट रहेगा किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का या उसके नॉन एकेडमिक पर्पस का ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। केरला की कंट्रोवर्सी यही थी कि रविंद्रन जो है, मिस्टर रविंद्रन, उनका रीअपॉइंटमेंट किया गया कन्नूर के यूनिवर्सिटी में फिर से 4 साल के लिए। ये 60 ईयर्स से ऊपर हो चुके थे। कन्नूर यूनिवर्सिटी का एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो 60 साल से ज़्यादा की एज अगर उनकी हो जाती है तो वीसी नहीं रहेंगे। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिवर्सिटी के एक्ट को अमेंड किया और ये कहा कि गवर्नर के पास एज अ चांसलर कोई भी पावर नहीं है इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की, अपॉइंटमेंट्स को डील करने की। तो ये पूरा का पूरा रोल जो है वो यहाँ पे देखा गया है। तो आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे का जो करंट अफेयर्स का सेट है वो जल्द आएगा। डिस्कस करेंगे आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा, आपको क्या करना है? सिक्का 33 कोड यूज़ करना है। इससे आपको पैन जो हमारे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म है उस पर आपको किसी भी कोर्स पे 33% डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।